हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अकबाल फ्रॉम हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे हिमेटेनिक्स, जो कि टॉपिक है यूनिट 4 का, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 4 से ही एक्सपेक्टोरेंट एंड हिमेटिक्स के बारे में डिस्कशन किया है और पढ़ा है। उसी यूनिट का है ये टॉपिक हिमेटेनिक्स, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कि क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन अबाउट एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटनिक्स, डिफरेंट हेमेटनिक्स, यूजेज ऑफ हेमेटनिक्स एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, अस्से, स्टोरेज एंड यूजेज ऑफ फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस। अब शुरू करते हैं हेमेटनिक्स के बारे में। हेमेटनिक्स क्या होते हैं? हेमेटनिक्स आर द ड्रग होते हैं डेट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। क्या करते हैं? जो हीमोग्लोबिन के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं इन ब्लड, खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल फेरस सल्फेट एंड अदर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। हेमेटनिक आर एडमिनिस्टर्ड टू, किस लिए हम इसे एडमिनिस्टर्ड करते हैं? प्रिवेंट एंड ट्रीट एनीमिया। किसके कारण एनीमिया जो हुआ हो? आयरन डिफिशियंसी के कारण जो एनीमिया हुआ हो, उसको ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है। या फिर हिमेटनिक्स इज अ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। किसके लिए? ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है इन द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। तीसरा पॉइंट इसके अंदर, द मेन हेमेटनिक आर आयरन, विटामिन B12 एंड फोलेट होते हैं। अब एनीमिया क्या है? एनीमिया पे थोड़ा बात करते हैं कि एनीमिया क्या है। आप लोगों ने जैसे प्रीवियसली एनीमिया के बारे में सुना होगा। एनीमिया इज डिफाइंड एज अ कंडीशन करेक्टराइज बाई अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम हो, काउंट कम हो, और HB हीमोग्लोबिन, और बोथ रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाए, हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाए, या दोनों कम हो जाए। ऐसे कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं या एनीमिक कंडीशन बोलते हैं। मे बी काज बाई, ये होता क्यों है? बाई एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से, इम्प्रॉपर एरिथ्रोपोइसिस, हीमियोलिसिस एसेट्रा, ये कंडीशंस की वजह से एनीमिया होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ एनी ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो नीचे दिया गया है, कोई भी विटामिन या मिनरल्स अगर बॉडी में कम हो जा रहा है, फॉर नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस इंक्लूडिंग आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, विटामिन ए, विटामिन B12, बी, विटामिन C, विटामिन E, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन may be associated with defective erythropoiesis and anemia। defective erythropoiesis और एनीमिया होने के ये मेन कारण है, इनकी डिफिशियंसी जो हमने अभी बताया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज अ कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, ये कॉमन टाइप का एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एंड आल्सो नोन एज सिड्रोपोनिक बोलते हैं या फिर फेरोपेनिक एनीमिया बोलते हैं। लास्ट पॉइंट, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अराइजेज, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्टली किन केस में होता है? डाइटरी इनटेक या तो कम हो, और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इनसफिशियंट, या फिर आयरन का एब्जॉर्प्शन इनसफिशियंट हो, तो क्या होता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से रिलेटेड हैं, उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सिम्टम्स फैटीग, थकावट लगेगी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, पेल और येलो स्किन का कलर हो जाएगा इस तरीके से। इरेगुलर हार्ट बीट में इरेगुलरिटीज हो जाएंगी। वेट लॉस, वेट कम होने लगेगा। नंबनेस और टिंगलिंग इन योर हैंड एंड फीट। नंबनेस सुन्नता या फिर टिंगलिंग का मतलब जो हल्का सा फड़फड़ाने लगता है इस कहीं कहीं पैर में या हाथ में, उसको बोलते हैं टिंगलिंग। मसल्स वीकनेस, पर्सनालिटी चेंज, अनस्टेडी मूवमेंट, मेंटल कन्फ्यूजन और फॉरगेटफुलनेस। मेंटल कन्फ्यूजन या फॉरगेटफुलनेस का मतलब
भूलने की वो कैपेसिटी इंक्रीज, भूलने की वो बढ़ेगी। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन की बात करेंगे कि कौन सा फॉर्म आयरन का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। आयरन इज द मोस्ट रेडली एब्जॉर्ब इन फेरस स्टेट, फेरस स्टेट में आयरन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। सल्यूबल फेरस साल्ट आर एब्जॉर्ब मोर, जो सल्यूबल फेरस साल्ट होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है इफेक्टिवली देन किसके कंपेरिजन में, फेरिक साल्ट के। कहाँ से, फ्रॉम इंटेस्टाइन। दस आयरन कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन मेनी फॉर्म ऑफ फेरस साल्ट, इसीलिए आयरन का जो फेरस साल्ट जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। यूजेज ऑफ आयरन में अब क्या क्या यूज हैं। इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सबसे पहले आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द चिल्ड्रेन ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ पीरियड, जब बच्चे छोटे होते हैं तो रैपिड ग्रोथ पीरियड के दौरान भी यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो फीडिंग मदर होती हैं उनमें यूज करते हैं। इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या, अबाउट 300 mg ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड, 300 mg आयरन रिक्वायर्ड होता है फॉर फीटस एंड फर्दर 400, फीटस के लिए फर्दर 400 to 500 mg ऑफ आयरन इज नीडेड फॉर एन इंक्रीज नंबर ऑफ मेटरनल रेड ब्लड सेल्स, मदर के रेड ब्लड सेल्स काउंट को बढ़ाने के लिए कितना, 400 to 500 mg आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बाद बात करेंगे फेरस ग्लूकोनेट की, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, पढ़ना है जिसके बारे में हमें ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, ऐसे सब कुछ उस पर बात करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C12H12O14 Fe2H2O, जैसा कि आप स्ट्रक्चर बना हुआ देख सकते हैं, ये फेरस ग्लूकोनेट का स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 482.2 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड फेरस सल्फेट के बीच। अब रिएक्शन में देखते हैं ये कैसे बनता है। द कैल्शियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल एंड फिल्टर्ड ऑफ, क्या करते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट हमारा रिएक्शन से बन के आएगा उसको फिल्टर्ड कर लेते हैं, ठीक है। क्यों ये इसलिए फिल्टर कर लेते हैं, ये इनसोल्यूबल है। द सोल्यूशन ऑफ फेरस ग्लूकोनेट इज कंसनट्रेटेड, क्या करते हैं, कंसनट्रेट कर लेते हैं सोल्यूशन को, टू यील्ड अ ग्रे पाउडर, ग्रे पाउडर या फिर ग्रेन्यूल ऑब्टेन्ड हो जाता है जिससे। अभी देखिए रिएक्शन, कैल्शियम ग्लूकोनेट को फेरस सल्फेट से हमने जब रिएक्ट करवाया, कैल्शियम फेरस ग्लूकोनेट हमारा बन गया और कैल्शियम सल्फेट को हमने फिल्टर्ड कर लिया एज अ सेड रिएक्शन। ये हो गया किसके बारे में, फेरस ग्लूकोनेट के प्रिपरेशन के बारे में। अब प्रॉपर्टीज को देखते हैं फेरस ग्लूकोनेट के। इट इज अ येलोइश ग्रे फाइन ग्रेनुलर पाउडर होते हैं, हैविंग स्लाइटली बर्न्ड शुगर ऑर्डर, जले हुए शुगर की जरा इनका ऑर्डर होता है, जैसे शुगर जब चीनी जलाते हैं जैसी स्मेल आती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, वैसा स्मेल होता है, ऑर्डर होता है इनका। इट इज सल्यूबल इन वाटर एंड ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, किस में, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल किस में होते हैं, अल्कोहल में। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से टेस्ट के लिए क्या करते हैं, इट गिव्स रिएक्शंस व्हिच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरस साल्ट, ये कौन से रिएक्शन देंगे, जो फेरस साल्ट का कैरेक्टरिस्टिक होगा वैसे रिएक्शन ये शो करेंगे। यूज क्या है इसका, इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ आयरन, सोर्स ऑफ आयरन यूज करें। डेट्स मीन आप एज अ हिमेटनिक इसको यूज करेंगे इन वेरियस टाइप ऑफ एनीमिया के लिए। सेकेंड कंपाउंड जो है हमारे सिलेबस में उसके बारे में बात करेंगे, फेरस सल्फेट है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा FeSO4 7H2O। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है 278। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, फेरस सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग आयरन, क्या करेंगे, आयरन को डिजॉल्व करेंगे इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी उसमें हम क्या करेंगे, आयरन को डिजॉल्व करेंगे। आफ्टर द इफर्वेशन सीजेज, जब बुदबुदाहट बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे, द लिक्विड इज फिल्टर्ड, फिल्टर कर लेंगे, कंसनट्रेट करेंगे एंड कूल्ड, ठंडा करेंगे। द ग्रीन क्रिस्टल्स फॉर्म्ड आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल बनेगा उसको क्या करेंगे हम
सेपरेट कर लेंगे। कैसे? बाय फिल्ट्रेशन रूम टेम्परेचर पे। इन ऑल दीज ऑपरेशन, इन सभी ऑपरेशन जो हम ऊपर कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, क्या करना है हमें? ऑपरेशन एक्सपोजर टू एयर इज प्रिवेंटेड। एयर से जो एक्सपोजर हो रहा है उसको रोक के रखना है, या उसको रोकना है कि हम एयर से एक्सपोज ना हो। क्यों ना एक्सपोज हो? फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज रेडली ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर। जब ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये रेडली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो क्या काज करता है? क्रिस्टल गेट कोटेड विथ ब्राउनिश येलो फेरिक सल्फेट, जिससे क्या हो जा रहा है? क्रिस्टल कोटेड हो जा रहा है। अभी रिएक्शन देखते हैं जो हमने ऊपर बनाया। जैसे आयरन को हमने H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व किया, FeSO4 प्लस H2 लिबरेट हो गया। ये हमारा इस तरीके से हमने क्या? फेरस सल्फेट को बना लिया। अभी फेरस सल्फेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी। इट ऑकर्स एज अ ऑर्डरलेस, इसका भी ये ऑर्डरलेस होता है। ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल होते हैं या फिर पाउडर। इट्स टेस्ट इज मेटालिक एंड एस्ट्रिंजेंट, इनका टेस्ट क्या है? मेटालिक हो सकता है, या मेटालिक होंगे या फिर एस्ट्रिंजेंट। थर्ड प्रॉपर्टी, इट इफ्लोरोसेस इन ड्राई एयर। फोर्थ क्या है? ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्चर इट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड बिकम ब्राउन इन कलर, ये हमने पहले ही बताया। इट इज कम्प्लीटली, लास्ट प्रॉपर्टी, इट इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। क्या है? ये सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। अब इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? कौन से टेस्ट हैं? एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स ऑल द कलर रिएक्शन। क्या होगा? सारे कलर रिएक्शन देंगे। किसके? फेरस आयन के और सल्फेट आयन के। स्टोरेज कंडीशन क्या होगा इसका? इट मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। क्यों एयर टाइट कंटेनर में हम इसको वो करेंगे पैक? ये हमने पहले ही डिस्कस किया, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन दी कॉन्टेक्ट में आने पे, मॉइस्ट एयर कॉन्टेक्ट में। अब इसके बाद फेरस सल्फेट का हम अस्से कैसे करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है कि अस्से इसका कैसे करेंगे फेरस सल्फेट का। अब अस्से में देखते हैं हम क्या करते हैं। इट्स अस्से इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे ये बेस्ड है। यूजिंग 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात आई, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब बात करें, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो रहा है मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको बोलेंगे रिडक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ये बताते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमने लिया पोटेशियम परमैंगनेट, ये किस तरह एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जो फेरस सल्फेट हम इसमें वो कर रहे हैं, फेरस सल्फेट का वो करेंगे इससे, फेरस सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ रिएक्शन में H2SO4, ये एक एसिडिक मीडिया प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से, या एसिडिक मीडियम के लिए यूज कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? इन एक्यूरेटली वे 1 ग्राम पाउडर इज डिजॉल्व इन 20 ml। जो फेरस सल्फेट का वो होगा 20 ml में हमने डिजॉल्व कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड में। देन दिस सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम क्या करेंगे? इसको टाइट्रेट करेंगे। जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा क्या करेंगे? हम ब्यूरेट में लेंगे। कोनिकल फ्लास्क में हमारा क्या होगा? फेरस सल्फेट इन H2SO4। क्या होगा? फेरस सल्फेट इन H2SO4। अभी क्या है? KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर MnO4 की वजह से क्या है? ऑलरेडी वो अभी पर्पल कलर में। अभी जब हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे तो क्या होगा? ड्रॉप वाइज टाइट्रेशन करते जाएंगे जब तक उसमें फेरस है। ठीक है, अभी ये फॉर्म अब आया कि ये कैसे, अभी जो इसमें फेरस सल्फेट में है, फेरस सल्फेट जो है अभी जो इसमें Fe पे है जो चार्ज है वो +2 का चार्ज है। जो फेरस पे चार्ज है +2, Fe +2 का चार्ज है। मतलब ये फेरस स्टेट में जब ही अभी ये टाइट्रेशन कर रहे हैं तो अभी ये किधर चेंज हो जा रहा है? Fe2SO4। इसको हम बोल रहे हैं फेरिक पर सल्फ्यूरिक एसिड, या क्या हो जा रहा है? अब यहाँ जो Fe पे चार्ज है Fe+3 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं, ये अभी मैंने बताया कि रिएक्शन किस पे बेस्ड है,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे बेस्ड है। इस तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन पे बोल सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही एक्सेस होगा MnO4 या जो पोटेशियम परमैंगनेट हम ले रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, जैसे ही कोनिकल फ्लास्क में एक्सेस, जब तक पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, फेरस सल्फेट है, जब तक सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा, इन टाइम आएगा ना, कि क्या होगा कि फेरस सल्फेट अब नहीं बचेगा हमारे कोनिकल फ्लास्क में। क्या होगा, फेरस सल्फेट नहीं बचेगा। अब जैसे ही एक ड्रॉप ऊपर से ब्यूरेट से आप कोनिकल फ्लास्क में गिराएंगे, सारा सोल्यूशन पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा किसका, MnO4 वालों का, MnO4 का यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अब हमारा सोल्यूशन कलर हो गया। उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। कलर कब तक नहीं बदला, जब तक फेरस सल्फेट हमारा कोनिकल फ्लास्क में था, तब तक कलर नहीं चेंज हुआ। जैसे ही फेरस सल्फेट खत्म हुआ, क्या हुआ, एक्सेस हो गया MnO4 उधर पोटेशियम परमैंगनेट का, और कलर चेंज हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड पॉइंट बोल रहे हैं। इस तरीके से हम इसका टाइट्रेशन कर लेंगे। ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट नियर अबाउट 0.0291 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट के नियर अबाउट होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट फाइंड यूज एज अ लेमिनेटिक। लेमिनेटिक का मतलब क्या होता है, डेट इज फॉर प्रमोटिंग फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। दोनों कंपाउंड हीमेटेनिक्स में आते हैं, इसका मतलब सीधा सा मतलब कि दोनों एज अ हीमेटेनिक्स यूज करेंगे। हीमेटेनिक्स यूज करें तो अब हीमेटेनिक्स का मतलब इन एनीमिया में यूज करेंगे, जिसमें क्या हो जा रहा है, आरबीसी का काउंट कम हो जा रहा है या हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जा रहा है। तो उसको फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हीमेटेनिक का यूज करते हैं। तो यूज एज अ हीमेटेनिक इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये हो गया किसके बारे में, फेरस सल्फेट के बारे में। अब कुछ रेफरेंस हैं जिससे हम कुछ और मैटर्स देख सकते हैं। पहला है पी गुंडू राव का बुक इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3rd एडिशन। सेकेंड है ML श्रॉफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। थर्ड है आनंद एन चटवाल इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बुक। फोर्थ है JR चटवाल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, ये बुक हम देख सकते हैं। लास्ट में है मोहम्मद अली टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट इनऑर्गेनिक। ये सारी बुक्स हैं जिससे हम फर्दर